एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काइंड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस में 4 तरह के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे। फर्स्ट आप लोगों को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, देन अब्रिस प्रॉस्पेक्टस, देन द सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, देन द डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ और द काइंड्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि सेल्फ प्रविवरण क्या है, रेड हेरिंग क्या है और एब्रिस प्रविवरण क्या है और गर्भित प्रविवरण क्या है। हमने देखा कि प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, या ये कहा जाए पब्लिक के सामने जब एक डॉक्यूमेंट आता है जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को या कंपनी के शेयर्स को या कंपनी के डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए इनविटेशन देता है, एक तरह से आमंत्रित करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से कि कितने तरह के प्रॉस्पेक्टस हैं। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और इसके कितने तरह के प्रॉस्पेक्टस होते हैं। तो इसके बाद अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे। अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस के बाद हम लोग सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के बाद आज एक बार फिर से डीम्ड प्रॉस्पेक्टस को भी जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से। रेड हेरिंग जो पर्टिकुलर नाम है उससे मेंशन जो होता है, रेड हेरिंग मीन्स लाल। तो ये एक तरह से एक मछली को या फिश, पर्टिकुलरली फिश को इंडिकेट करता है। लेकिन रेड हेरिंग नाम की इस तरह से कोई भी फिश नहीं होती है, कोई भी मछली नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे रेड हेरिंग का मतलब क्या हुआ, तो ये उसी से ही डिराइव किया गया है, तो जिस तरह किया गया और इसको कहा गया रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो अ कंपनी कैन बी इशूड अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बिफोर इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस टू पब्लिक फॉर ऑफरिंग सिक्योरिटीज। एक कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है या रेड हेरिंग विवरण का निर्गमन करती है। कब करती है? अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू करने से पहले। प्रॉस्पेक्टस को इशू करने से मतलब पहले का मतलब है कि जब प्रविवरण निर्गमित नहीं हुआ है, व्हेन कंपनी इज नॉट इशूइंग द prospectus for the public, he can issue a red herring prospectus। जब तक वो प्रविवरण का निर्गमन नहीं कर रही है या प्रविवरण के निर्गमन के पहले, प्रॉस्पेक्टस के इशू करने से पहले पब्लिक को सिक्योरिटीज़ को परचेस करने के लिए ऑफर करती है, उसी को हम लोग कहते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस तभी इशू होगा जब कंपनी अपने इस प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं की हो। कंपनी ने अभी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया है और उसके पहले ही वो पब्लिक को या जिनको शेयर सेल करना चाहती हैं मार्केट पे, जिनको सिक्योरिटीज सेल करना चाहती है, उनको ऑफर करना चाह रही है, तो वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रविवरण इशू कर सकती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट कंसिडरेबल पॉइंट है वो है आपका प्रॉस्पेक्टस बिफोर इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो प्रविवरण के निर्गमन के पहले, बिफोर इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस, जिस डॉक्यूमेंट को या जिस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस को पब्लिक ऑफर के लिए इशू करती है, जनता को निर्गमन के लिए आमंत्रित करने के लिए इशू करती है, उसी को हम लोग रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। अगली बात आती है कि रेड हेरिंग जो प्रॉस्पेक्टस है, ये इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हियर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, पंजीकरण कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का पंजीकरण क्या है, इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हियर द ऑल लायबिलिटी शैल बी एज प्रॉस्पेक्टस, जिस तरह से प्रॉस्पेक्टस के लिए सभी दायित्व होते हैं, तो वो सारी चीज़ें द ऑल लायबिलिटी शैल बी एज प्रॉस्पेक्टस, एकदम उसी तरह से इस प्रॉस्पेक्टस में भी सारे दायित्व होंगे। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड टू रजिस्ट्रार बिफोर 3 days ऑफ disclosing
द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ओपनिंग डेट ऑफ इशू। इसको सब्सक्रिप्शन लिस्ट के इशू होने के और डिस्क्लोजिंग प्रस्ताव खुलने के पहले या जो इशू ओपन होने वाला है उसकी डेट के 3 दिन के पहले ही, बिफोर 3 डेज, इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट के ओपन होने से पहले, अभिदान सूची के खुलने से पहले और इसको कहा जाए ओपनिंग डेट के पहले, प्रस्ताव की तिथि, खुलने की तिथि से 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 3 दिन पहले तो एक अनिवार्यता है, कंपल्सन है कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट और ओपनिंग डेट ऑफ इशू के 3 दिन पहले तक फाइल कर दिया जाना चाहिए। यदि ये 3 दिन के बाद जो डिस्क्लोजिंग और द सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगी या ओपनिंग डेट ऑफ इशू होगी, यदि इसके 1 दिन भी इसमें डिले होता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं होगा। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की कंडीशन में ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कंपनी को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास सब्सक्रिप्शन लिस्ट के ओपन होने से पहले, अभिदान सूची के खुलने से पहले या फिर ओपनिंग डेट ऑफ इशू, प्रस्ताव की खुलने की तिथि के कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना कंपलसरी होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हियर द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस विच डज नॉट कंटेंस, आखिर अंतर कैसे समझ में आएगा कि ये क्या होता है। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 32। ये दूसरे प्रॉस्पेक्टस से अलग क्यों है, तो इसका जो कारण है which does not contains the quantum and the price। इसमें 2 चीज़ें, इस तरह के प्रॉस्पेक्टस को जब कंपनी बनाती है तो 2 तरह की चीज़ों को मेंशन नहीं करती है, हाइड करके रखती है या छिपा के रखती है, या ये कहा जाए कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में इन 2 बातों को इंक्लूड नहीं करती है। पहला जो रहेगा वो क्वांटम और दूसरा रहेगा प्राइस। क्वांटम का मतलब मात्रा से है और प्राइस का मतलब मूल्य से है। किस चीज़ का क्वांटम? क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज़। क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज़, जिन प्रतिभूतियों को या जिन सिक्योरिटीज़ को कंपनी इशू करना चाहती है, जिनका पब्लिक ऑफर निकाल रही है, वो कितनी क्वांटिटी में होंगे, अंश कितनी संख्या में होंगे, उसको मेंशन नहीं करती है, वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखती है। और दूसरा प्राइस भी हाइड होता है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं ये कितनी वैल्यूज़ की हैं, इनका मूल्य कितना है, इसको भी कंपनी अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में मेंशन नहीं करती है। और रेड हेरिंग जो प्रॉस्पेक्टस होता है, इसका इस्तेमाल या इसको जो यूज़ किया जाता है, ओनली यूज़ इन द बुक बिल्डिंग मैथड्स। इसको बुक बिल्डिंग मैथड्स के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इनमें 2 चीज़ें हाइड रहेंगी, या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डज नॉट कंटेन्स क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें प्रतिभूतियों की मात्रा और प्रतिभूतियों के मूल्य को नहीं लिखा जाता है, नॉट मेंशनिंग अंडर द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस विच इज मेकिंग बाय अ कंपनी। जो एक कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बना रही है या बनाती है, वो ये दोनों ही चीज़ों को हाइड रखती है। हाइड करने का मतलब मेंशन ही नहीं करती है, वहाँ पे इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि कंपनी कितनी क्वांटिटी में सिक्योरिटीज़ को इशू करने जा रही है, या कंपनी जो इशू निकाल रही है वो उसकी संख्या क्या है, कितनी मात्रा में है, और दूसरा वो जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, उसके जो प्राइस हैं वो क्या हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हाइड होती हैं। और इसका जो सेक्शन होता है, इट इज़ मेंशन द सेक्शन 32 अंडर द कंपनी लॉ 2013। ये कंपनी लॉ एक्ट 2013 के सेक्शन 32 में ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मेंशन है। अब बात आती है कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू करती है, क्या वजह है कि 2 चीज़ों को हाइड कर रही। तो हम लोगों ने कहा कि प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहले
कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। उसके पीछे सीधा इसका एम होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड यूज्ड इन द पब्लिक इश्यूज। जब ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी इस तरह के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को बनाती है। क्यों बनाती है? कि जिससे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी के साथ में कंपनी के शेयर्स में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके। वे बहुत आसानी के साथ में कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को देखते हुए, उसकी जो उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन है सिर्फ उसके बिहाफ पे जो सूचनाएं हैं उसको देखते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल करती है तो वो प्रोस्पेक्टस कहाँ फाइल करती है? तो अ कंपनी फाइल प्रोस्पेक्टस विथ, कहाँ पे फाइल करेगी? रेगुलेटरी बॉडी, विद द रेगुलेटरी बॉडी, या इसी को कहते हैं हम लोग नियामक संस्था। ये कौन सी रेगुलेटरी बॉडी होती है? तो फर्स्ट बॉडी, सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है या कहा जाए प्रविवरण जहाँ पर लेकर एक कंपनी जाती है, वो होता है अप्रूवल के लिए जाती है। अपने इश्यूज को निकालने से पहले, अपने निर्गमन को पब्लिक ऑफर करने से पहले वो प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कराने के लिए, अनुमोदन के लिए सेबी के पास जाती है। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके बाद वो ROC, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये यहाँ पर जाती है और अपने प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है। ये प्रोस्पेक्टस कब फाइल करती है? ये प्रोस्पेक्टस इशू निकालने से पहले या पब्लिक को ऑफर करने से पहले इस प्रोस्पेक्टस को इन रेगुलेटरी बॉडी के सामने लेकर जाती है। और वहाँ से जब अप्रूवल मिलता है, वहाँ से जब एक्सेप्टेंस इनको मिल जाती है, तब ये अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक ऑफर के लिए इशू कर सकते हैं। तब ये जनता के लिए निर्गमन का प्रस्ताव जारी कर सकते हैं। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँगी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है which does not contains the quantum of securities and the price of securities। इसमें जिनमें प्रतिभूतियों की मात्रा और प्रतिभूतियों के मूल्य नहीं दिए होते हैं। It is only made with the other informations except quantum and the price। ये अन्य सूचनाएं उसमें होती हैं, लेकिन वहाँ पे प्रतिभूति की मात्रा और उसके मूल्य को हाइड किया जाता है या नहीं दिखाया जाता है। Then red herring prospectus only used in case of the book building method। हर केसेस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया जा सकता है, या ये कहा जाए कि कंपनी हमेशा यदि सोचती हो कि वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल सिर्फ बुक बिल्डिंग मेथड के लिए ही होता है। दूसरी बात है कि जनरली जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू यदि कंपनी करती है तो इशू करने से पहले या प्रोस्पेक्टस को जनता के सामने लाने से पहले वो दो तरह की रेगुलेटरीज बॉडी के पास जाती है अप्रूवल के लिए। और ये जो बॉडी होती है, ये जो संस्था होती है, ये पहली होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और दूसरी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी। ये दो के पास में वो प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है और जब उसका अप्रूवल उनको मिलता है तब वो प्रोस्पेक्टस को जनता के सामने या पब्लिक के सामने ला सकती है। दूसरी बात है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज ओनली यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड यूज्ड इन द पब्लिक इशू। ये पब्लिक इशू निकालते समय या जनता को निर्गमन निकालते समय और अपने बड़े विनियोजकों का मतलब जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो ये जो है वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो आपका सेक्शन 32 में मेंशन है। और सेक्शन 32 कंपनी लॉ एक्ट 2013 सेक्शन 32 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं। आगे जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट कि अगला जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट जो होता है वो है आपका अब्रिस प्रॉस्पेक्टस। इसको बोलते हैं अब्रिस प्रॉस्पेक्टस। वो कहाँ मेंशन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन या क्लॉज 1 में। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में मेंशन है, धारा 2 और उसकी उपधारा 1 में दिया हुआ है। तो इस पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो अब्रिस प्रॉस्पेक्टस है, इसका जैसे नाम दिया हुआ है, अब्रिस का मतलब ये कहा जाए कि कंपनी जब अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं। इट मीन्स कि प्रॉस्पेक्टस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑल कंटेंट्स, प्रॉस्पेक्टस कंटेंट्स विद द ऑल डिटेल्स, डिटेल्स अबाउट द कंपनी, डिटेल्स अबाउट द शेयर होल्डर्स, डिटेल्स अबाउट द कैपिटल, डिटेल्स अबाउट द मीटिंग्स, डिटेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट्स एंड द रेम्यूनरेशन, ये सारे जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो, विच ऑल दिस थिंग्स ऑल आर कंटेंट्स अंडर द प्रॉस्पेक्टस। जब प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अब इस प्रॉस्पेक्टस को हम यदि नाम देना चाहें तो इट इज़ अ समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसको कह सकते हैं हम लोग प्रविवरण का सारांश या संक्षिप्त प्रविवरण। इसका हिंदी में जो नाम है वो हो सकता है संक्षिप्त प्रविवरण, विच इज़ कहाँ पे मेंशन है? मेंशन अंडर द सेक्शन 33। सेक्शन 33 कंपनी लॉ एक्ट सेक्शन 33 में अब्रिस प्रॉस्पेक्टस का डिटेल मेंशन किया हुआ है। क्या है अब्रिस प्रॉस्पेक्टस? हम लोग इस पे चलते हैं। सो द अब्रिस प्रॉस्पेक्टस विच इज मेंशन अंडर द सेक्शन 33, इट इज़ नोन एज द समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब्रिस जो प्रॉस्पेक्टस है इसे हम लोग संक्षिप्त प्रविवरण भी कहते हैं, जिसका फुल डिटेल जो है या जिसके बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 33 में इसका डिस्क्रिप्शन या इसका विवरण दिया हुआ है। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो क्या है? तो मेकिंग अब्रिस प्रॉस्पेक्टस विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हियर द मेंशन थिंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब संक्षिप्त विवरण बिफोर इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। ध्यान देने वाली बात है कि जब कंपनी अपने शेयर का एप्लीकेशन फॉर्म या अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो निकालती है, एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब आवेदन पत्र, जिस पे आवेदनकर्ता एप्लीकेंट उस फॉर्म को भर के कंपनी को सबमिट करता है। ये हम लोग जानते हैं, जैसे जिस तरह से एडमिशन के टाइम पे या ये कहा जाए कि जब हम कहीं पे सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो उसके पहले एक फॉर्म को भरते हैं, जिस तरह से हम लोग स्कूल्स में, कॉलेज में अपने फॉर्म्स को फिलअप करते हैं, और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, उस आवेदन पत्र को भरने के बाद उसको हम लोग ऑफिस में सबमिट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से अब्रिस प्रॉस्पेक्टस होता है। ये कब बनाया जाता है? मेकिंग अब्रिस प्रॉस्पेक्टस विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बिफोर इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। एक कंपनी अपने इशू शेयर के निकालने से, के एप्लीकेशन फॉर्म को निकालने से पहले या निर्गमित करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का अब्रिस प्रॉस्पेक्टस बनाती है, या एक प्रॉस्पेक्टस जो बनाती है जिसमें सारांश होता है, कंपनी की समरी होती है, और ये उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच होता है। तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि ये जो अब्रिस प्रॉस्पेक्टस होगा ये अटैच्ड होता है, ये उस एप्लीकेशन फॉर्म के ठीक साथ में अटैच होता है और ये एप्लीकेंट्स को मिलता है। तो एप्लीकेंट्स उस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के ग्राउंड पर या उस संक्षिप्त विवरण को ही पढ़कर कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारियां पा जाती हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर कैन गेट फ्रॉम द अब्रिज प्रॉस्पेक्टस। वो जब उसको रीड करता है, अब्रिज प्रॉस्पेक्टस को जब पढ़ता है, तो वो कंपनी की काफ़ी इंफॉर्मेशंस उसको मालूम चल जाती हैं। सो हियर अगेन आई एम रिपीटिंग, मेकिंग अब्रिज प्रॉस्पेक्टस विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एक संक्षिप्त विवरण के साथ में अब्रिज प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है या अब्रिज
प्रविवरण बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? बिफोर इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। एक कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाली होती है, उसके पहले ही अब्रिज प्रॉस्पेक्टस को बना लिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब है आवेदन पत्र से। इट इज कंपल्सरी फॉर अ कंपनी। हर कंपनी को अपना अब्रिज प्रॉस्पेक्टस बनाना जरूरी होता है। ये आपको याद रखना होगा कि अब्रिज प्रॉस्पेक्टस सभी कंपनियां बनाती हैं और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये प्रॉस्पेक्टस अटैच्ड होता है। ये आवेदन पत्र के साथ में ये प्रॉस्पेक्टस संलग्न होता है। Then with the help of the abriz prospectus, investor can read and know about the summary of prospectus, and after that they can be invest easily। जब निवेशकर्ता उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अब्रिज प्रॉस्पेक्टस को देखता है तो वो उसको पढ़ने के बाद में कंपनी की, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, कंपनी की मैक्सिमम जो उसको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, इस अब्रिज प्रॉस्पेक्टस के थ्रू उसको मिल जाती है और वो आसानी के साथ में अपना प्लान बना सकता है या अपने प्लान को चेकआउट कर सकता है कि उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी की कितनी सिक्योरिटीज़ वो ले सकता है, वो कितना उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट ईजिली कर सकता है, क्योंकि उसको उस कंपनी के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं या प्रॉस्पेक्टस में जो चीज़ें दी हुई होंगी उसमें से कुछ चीज़ों से अब्रिज प्रॉस्पेक्टस बना लिया जाता है जो इन्वेस्टर से रिलेटेड होती हैं कि कितने कंपनी के शेयर्स हैं, कितना कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, कंपनी की कैपिटल क्या है, पर जो शेयर कैपिटल है उसकी वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी में निकाली जा रही है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होती है या एक एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी सूचनाएं, वो सभी इंफॉर्मेशंस को जो अब्रिज प्रॉस्पेक्टस होगा ये कंटेन करके रखता है। इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। देन अगेन इट इज़ अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये उस आवेदन पत्र के साथ, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच्ड होता है या जुड़ा हुआ होता है। ओनली जैसे हमने कहा कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ कंपनी, हर कंपनी के लिए इसको बनाना जरूरी है। बट वन एक्सेप्शन हियर, एक अपवाद है। इन केस ऑफ द अंडर राइटिंग कंपनी इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अंडर राइटिंग यदि एग्रीमेंट्स हैं, यदि अभिगोपन अनुबंध हैं, तो वहाँ पर ये एवरेज प्रॉस्पेक्टस लागू नहीं होगा। अंडर राइटर कंपनी है या कहा जाए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है तो वहाँ पर अब्रिज प्रॉस्पेक्टस बनाना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे अब्रिज प्रॉस्पेक्टस के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्या होता है। देन इसको यदि हम लोग और समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे अब्रिज प्रॉस्पेक्टस को समराइज्ड वे में ऐसे समझा जा सकता है, इट इज़ अ समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस। किसी भी कंपनी के प्रविवरण का सारांश होता है, विच इज़ मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 33 ऑफ द कंपनी लॉ एक्ट 2013। कंपनी लॉ 2013 के सेक्शन 33 में 33 में अब्रिज प्रॉस्पेक्टस मेंशन है। फर्स्ट इसमें जो चीज़ें हैं क्या है, इसमें बिफोर इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म अब्रिज प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है आवेदन पत्र निर्गमन के पूर्व। दूसरा, इट इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण का सारांश होता है। थर्ड इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों से संबंधित सारी सूचनाएं होती हैं। और थर्ड जो है वो है इसका, फोर्थ है इसमें अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आवेदन पत्र के साथ संलग्न होता है। एंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन इज द फिफ्थ, मैंडेटरी फॉर ईच कंपनी, सभी कंपनियों को इसको बनाना जरूरी होता है एक्सेप्ट अंडर राइटिंग कंपनी। अंडर राइटर कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनी को अब्रिज प्रॉस्पेक्टस बनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रविवरण। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि सेल्फ प्रॉस्पेक्टस किस पर्टिकुलर सेक्शन में आता है।
तो इट इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 31। सेक्शन 31 में इसके बारे में दिया हुआ है अंडर द कंपनी लॉ 2013, कंपनी अधिनियम 2013 में। यहाँ पे सेल्फ प्रोस्पेक्टस को यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो ओल्ड कंपनी लॉ था, जो पुराना कंपनी लॉ था, उसके हिसाब से कुछ ही ऐसी कंपनीज थी जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती थी। सभी कंपनीज को सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट नहीं था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंपनी एक्ट। वो कौन सी कंपनियां हुआ करती थी? ओनली द कमर्शियल बैंक्स, ओनली द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर इसको कहिए जितने भी वाणिज्यिक बैंक थे या जो पब्लिक वित्तीय संस्थाएं थी जो फाइनेंस का काम करती थी, जो वित्त का काम करती थी, वही सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती थी। बाकी किसी अदर कंपनीज को, अदर इंस्टीट्यूशंस को सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट नहीं था। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ संशोधन किए गए और सेल्फ प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंजेस आए। और वो क्या चेंजेस थे? सेल्फ प्रोस्पेक्टस में ये हुआ कि कोई भी कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, लेकिन उसको सेबी में लिस्टेड होना चाहिए। इट मीन्स द सेबी लिस्टेड और द सेबी शेड्यूल्ड जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती हैं। आई एम रिपीटिंग वंस मोर टाइम, वंस अगेन, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस को समझने से पहले ये ध्यान में देना है कि कौन सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकता है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करने की जहाँ तक बात है, इसके निर्गमन का जो अधिकार था ओल्ड कंपनी लॉ एक्ट में बहुत लिमिटेड था। सिर्फ कमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते थे। बाकी अदर कंपनीज को राइट नहीं था, अधिकार नहीं था कि वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करे। लेकिन 2013 कंपनी लॉ एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उसके बाद सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करने का अधिकार जो क्षेत्र है, जो इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया कि कौन सी कंपनियां अब इशू कर सकती हैं। तो यहाँ पर सेबी आप लोगों को क्लियर है, रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जो सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करती है, जो प्रतिभूति बाजार को देखती है या उस पर नियंत्रण रखती है, उससे संबंधित नियम बनाती है। द ऑल रूल्स रिगार्डिंग द to control or the making the rules or the policies for the सिक्योरिटी मार्केट, जो प्रतिभूति बाजार के लिए सारे नियम बनाती है, वो होती है आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सेबी लिस्टेड या सेबी शेड्यूल्ड कंपनीज होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हैं। यहाँ पर बात अब आती है कि सेल्फ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ। नाम पढ़कर कुछ पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको रिकॉल करें, बिकॉज वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, लियो इन प्रोस्पेक्टस, बहुत सारे प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने पढ़े, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को कैसे हम लोग रिकॉल करेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो सेल्फ का मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ, या फिर इसी को कहा जाता है वैलिडिटी और द लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं वैधता या जीवन। इट मीन्स द वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, किसी भी प्रविवरण का जीवन काल कितना लंबा हो सकता है, या व्हाट इज द लाइफ और व्हाट इज द लाइफ लिमिट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस कितने समय तक के लिए, कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैध होता है, वैलिड होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि सेल्फ का मतलब हुआ वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, या इसी को कहा जाए प्रविवरण का जीवन काल। दूसरी बात आती है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस और क्या मतलब हुआ इसका। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक फॉर ऑफरिंग सिक्योरिटीज़ और लोन टू द पब्लिक। ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम में अपने इश्यूज
निकालती हैं। लंबी अंतराल के बाद में, बहुत लॉन्ग इंटरवल के बाद में वो अपने शेयर्स निकालती हैं या अपने बॉन्ड्स को पब्लिक के लिए इशू करती हैं या पब्लिक ऑफर निकालती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिनको जो नीड ऑफ द फंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके लेन देन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनीज़ या बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शंस करते हैं, सौदे करते हैं, या जिनका जो फुली ट्रेडिंग है वो इसी लेन देन पर है। जैसे बैंक है, लेना और देना। तो इनको जो फंड्स की नीड होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा आवृत्ति में, ज़्यादा मात्रा में इनको बार बार फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनका लेन देन ज़्यादा होता है, लोन ज़्यादा देना है इनको। तो ऐसे केसेस में कंपनी बार बार यदि अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी, पब्लिक का मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैं कह रही हूँ, या सेबी में जो शेड्यूल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, उनको बार बार पब्लिक को ऑफ़र करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि जितना टाइम, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि एक प्रोस्पेक्टस को जब कंपनी निकालती है तो उसका टाइम लिमिट क्या होता है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है वो सेबी के पास अप्रूवल के लिए। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबसे पहले सेबी के पास में वो अपने प्रोस्पेक्टस को लेकर कंपनी जाती है, और जब उसको वहाँ से अप्रूवल मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है, तो फिर वो उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास अपने उस प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है। तो ऐसी कंडीशन में जब फाइलिंग कर रही है तो जो टाइम पीरियड होगा वो लंबा होगा, अप्रूवल लेना, फिर उसके बाद में उसको पब्लिक के लिए इशू करना। तो उस लॉन्ग टर्म में उसको चूँकि फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म में है या बहुत ज़्यादा है, और टाइम पीरियड जब प्रोस्पेक्टस को इशू करने में ज़्यादा लगेगा, तो कंपनीज़ वहाँ पर सफ़र कर जाती हैं। वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो भी सफ़र करते हैं और कस्टमर भी सफ़र कर जाते हैं। सफ़र करने का मतलब परेशान होते हैं। ईज़िली उनको जितना लोन मिल सकता है वो लोन मिलने में भी उनको काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में 2013 एक्ट सेक्शन 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसको लाया गया कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जिनका लेन देन, जिनकी जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा होती है, जिनको रिक्वायरमेंट फंड्स की ज़्यादा होती है, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं या सेल्फ प्रोस्पेक्टस का ज़्यादा सहारा लेते हैं। मैं बात फिर से कह रही हूँ कि इस एक प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले, उसके निर्गमन से पहले की जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन कॉर्पोरेशन में जब प्रोस्पेक्टस की बात आती है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हमको फाइल करना होता है, वो भी देखा है। तो यहाँ पे पहले सेबी के पास जाना, सेबी से परमिट लेना, सेबी के बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिट लेना, रजिस्ट्रार सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, उसके बाद में एक्सेप्टेंस देता है। तो टाइम जो होगा वो बहुत लंबा हो जाता है। वो जो ड्यूरेशन होता है उसको ज़्यादा होने के कारण कंपनी ये चाहती है कि वो ईजिली कम टाइम पीरियड में आसानी के साथ में पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ ऑफ़र कर सके, पब्लिक के सामने वो पब्लिक ऑफ़र कर सके अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए, अपने शेयर्स को इशू करने के लिए। तो वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। हियर द सेल्फ प्रोस्पेक्टस को और भी यदि हम लोग चाहें तो ये बात ध्यान में रखना है कि ईच कंपनी कैन नॉट इशू द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये पुराना हमारा कंपनी लॉ एक्ट कहता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट अंडर द कंपनी लॉ एक्ट 2013 कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेबी में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जो सेबी की लिस्ट में है, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इस्तेमाल कर सकती है। बात आती है और सेल्फ फाइनेंस की, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस की, तो यहाँ सेबी स्पेसिफाइड कंपनी कैन इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो सेबी में स्पेसिफाइड कंपनीज हैं वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं। यहाँ पे इसको यदि ऐसे समझा जाए कि एक कंपनी की जो है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस बार बार कैसे इशू कर सकती है, या हमने कहा कि उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस से बहुत
कम समय में जल्दी जल्दी बहुत अर्ली वो पब्लिक ऑफर से फंड को कलेक्ट कर सकती है या रेस कर सकती है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक हम कंपनी ले रहे हैं और इस कंपनी ने पहला जो अपना सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया, यदि वो जनवरी 2019 को कर रही है, यदि वो कंपनी अपना सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है और ये जो इशू है ये 2019 जनवरी में कर रही है, तो ये जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, क्या वो हम लोगों ने कहा ना है क्या मतलब सेल्फ प्रॉस्पेक्ट का, तो हमने कहा वैलिडिटी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस या द लाइफ ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, किसी भी प्रविवरण का जीवन काल। तो जीवन काल कितना होता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस का, तो इट इज वैलिड फॉर द 1 ईयर, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये ध्यान में देने वाली बात है कि एक जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस होगा इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द 1 ईयर, 1 साल तक के लिए होता है। और उस 1 साल में वो कंपनी चाहे तो कई बार अपने सेल्फ प्रॉस्पेक्टस से के थ्रू वो पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि यदि एक कंपनी है और वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जनवरी में इशू कर रही है 2019 में, तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल कब पूरा होगा, नेक्स्ट 2020 जनवरी में। ये तो 1 साल के दौरान वो जितनी बार चाहे वो पब्लिक से फंड को रेस कर सकती है या वो पब्लिक को सिक्योरिटीज़ सेल करने के लिए ऑफर कर सकती है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने मार्च में अगला इन्होंने रेस किया फंड, फिर जुलाई में रेस कर लिया, इसके बाद ये आगे भी इनको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई, ज़रूरत हुई, इन्होंने अपने फंड को रेस किया। रेस करने का मतलब कोष को प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हर बार वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, ऐसा नहीं है। वो इसी एक सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पे वो अगले जनवरी 2020 तक फंड को पब्लिक से रेस कर सकती है। वो जनता से पब्लिक ऑफर के थ्रू या इसको कहा जाए कि अंश निर्गमन के माध्यम से वो फंड को या कोष को या धनराशि को, जो भी आप वर्ड कहें, उसको रेस कर सकती है, उसको प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात हुई वो ये हुई कि सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होगी ये 1 साल के लिए होगी और एक कंपनी उस 1 साल के दौरान उसको हर बार जब वो रेस कर रही है फंड या जब वो पब्लिक ऑफर कर रही है तो उसको सेल्फ प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करना है। इसी एक सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को जो उसने जनवरी 2019 में 2019 में इशू किया था, निर्गमित किया था, इसी के आधार पर वो आगे भी लोन ले सकती है। लेकिन कब तक लेगी, अप टू द जैन 2020। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ध्यान में देने वाली हैं। वो क्या हैं, वो ये चीज़ें हैं कि यदि कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसने सिक्योरिटीज़ को निकाला और इन केस कंपनी में कोई चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस कंसिडरेबल हैं। कंसिडरेबल का मतलब कंपनी में यदि परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन करना जरूरी है। जैसे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, मैरिटल होना चाहिए, मैरिटल का मतलब दिखाई देने वाला होना चाहिए, नॉन मैरिटल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि यदि कंपनी ने जुलाई में लिया, मार्च में लिया, रेस किया फंड, तो इस दौरान यदि कंपनी में कोई भी कंसिडरेबल चेंज हो रहा है, कोई भी बहुत बड़ा चेंज आता है, तो कंपनी को उसकी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को देनी होती है। वो कैसा चेंज आ सकता है, वो जो भी चेंजेस होंगे वो मटेरियल चेंजेस होने चाहिए। नॉन मटेरियल चेंजेस को हम लोग यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो भी चेंजेस हो वो भौतिक होना चाहिए, अभौतिक परिवर्तन को हमको यहाँ पे शामिल नहीं करना है। और इन्वेस्टर्स को उसकी फुल इंफॉर्मेशन जो रहेगी, जो सूचना रहेगी, वो हम लोगों को देना होगा। फॉर द एग्जाम्पल, यदि कंपनी ने अपना सेल्फ प्रॉस्पेक्टस फाइल किया था जनवरी 2019 में, उसने मार्च में लिया अगला इशू या फंड को रेस किया, फिर जुलाई में कर रहा है, और इन सपोज जुलाई में कंपनी की जो पोजीशन है उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है, कंपनी का जो
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए, या कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, उसका जो वित्तीय निष्पादन है वो घट जाए या उसको हानि हो जाए, या फिर कंपनी ने कोई मर्जर किया है, या कंपनी ने कोई किसी के साथ में कंपनी एमलगमेट हो गई है, या एक्विजिशन हुआ है, एकीकरण किया हो, या फिर किसी अन्य के साथ में, किसी अदर कंपनीज के साथ में मर्ज हो गया हो, संविलयन हो गया हो, तो ये इनमें से जो यदि कोई भी कंडीशन सामने आती है या चेंज हो रहा है कंपनी में, तो उस चेंज की, उस परिवर्तन की सूचना उसको अपने इन्वेस्टर्स को देनी होती है, और जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वो कन्वे करेगा, जो सूचना वो अपने इन्वेस्टर को देगा, उसको कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट। ये जो रहेगा ये कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा इसी को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट। कम्युनिकेशन करने के लिए, इस सूचना को कम्युनिकेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को, कि इन्वेस्टर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिस प्रपत्र के माध्यम से वो इन्वेस्टर्स को सूचना देगा, उसी को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट। और ये चेंजेस मटेरियल चेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटे यदि परिवर्तन हो रहे हैं तो उसकी सूचना दी जाए, यदि बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, मटेरियल नेचर का चेंज हो रहा है, तो उसकी सूचना इन्वेस्टर्स को दी जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट। इसके माध्यम से कंपनी इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग कहेंगे, इसी इन्वेस्टर को ये सूचना है इसलिए जानना जरूरी होता है कि वो अपनी आगे का मतलब अपनी जो फर्दर प्लानिंग होगी वो इसी चेंजेस के हिसाब से करती है। जैसे कोई कंपनी मर्ज कर रही है किसी और कंपनी के साथ में, उसके साथ में उसका संविलियन हो रहा है, तो अब जो कंपनी है उसका नाम बदल जाएगा, कंपनी की कैपिटल बदल जाएगी, कंपनी की एथोराइज कैपिटल बदलेगी, और भी उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये सारी सूचनाओं की जो जानकारी होनी चाहिए वो इन्वेस्टर या विनियोजक को होनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि कोई कंपनी जिसने जनवरी 2019 को सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया और वो जनवरी 2020 के बाद पब्लिक ऑफर से फंड को रेज करना चाहती है, वो सार्वजनिक निर्गमन से धन को प्राप्त करना चाहती है, तो क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस से कर सकती है, इसी सेल्फ प्रोस्पेक्टस से जो उसने जनवरी 2019 में फाइल किया था? तो इसका क्वेश्चन होगा नहीं। एक जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है ये सिर्फ होती है आपकी 1 ईयर, 1 साल, और 1 साल के बाद कंपनी को नया सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। और ये कौन सी कंपनियां होती हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ये बैंकिंग कंपनीज हो सकती हैं, या फिर ईच कंपनीज विच इज स्पेसिफाइड कंपनीज अंडर द सेबी, जो सेबी में सूचित या विशेष स्थान प्राप्त जो कंपनियां होंगी, स्पेसिफाइड होंगी, सेबी की लिस्ट में होंगी, उन सभी सूचित कंपनियों को अधिकार है कि वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को निकाल सकती हैं या इशू कर सकती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेल्फ प्रोस्पेक्टस को देखा, विच इज मेंशन अंडर द सेक्शन 31। अब हम लोग बात करेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस की एक बार और से, उसको रिकॉल करेंगे कि क्या होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का जैसा नाम होता है, माना गया या गर्भित प्रविवरण कहते हैं, या इसको माना हुआ प्रविवरण भी कहते हैं, कि कंपनियां, कई बार ऐसा होता था कि ओल्ड कंपनी लॉ एक्ट जो था उसमें कंपनी खुद से अपना इशू नहीं निकालती थी, स्वयं पब्लिक ऑफर नहीं करती थी, बल्कि वो किसी इशूइंग हाउस को या किसी अदर कंपनी को एग्रीमेंट कर देती थी या अपने शेयर्स को दे देती थी, और वो अदर इशूइंग हाउस या कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक ऑफर करती थी, और जो फंड होता था उसको रेज किया जाता था। तो यहाँ पर जो सेबी की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से मेन कंपनी जो थी वो अपनी लायबिलिटीज से एस्केप करती थी, अपने दायित्वों से बच जाती थी। तो अकॉर्डिंगली टू द
कंपनी लॉ 2013 ये अमेंडमेंट हुआ और 25 सेक्शन 25(1) में डीम्ड प्रॉस्पेक्टस में कुछ चेंजेस किए गए और वो ये थे कि सेबी की गाइडलाइंस को स्केपिंग से बचने के लिए जो कंपनीज इशूइंग हाउस को या अदर कंपनीज को एग्रीमेंट करके अपने शेयर्स को इशू कर देती थी और जो इशूइंग हाउस हैं या अदर कंपनीज हैं वो शेयर्स को परचेज करने के लिए पब्लिक को ऑफर करते थे, तो अब वो स्केप नहीं कर पाएंगे। स्केप करने का मतलब अब वो अपने दायित्वों से कंपनी बच नहीं सकती है, उसके वो सभी दायित्व बनेंगे जो एक कंपनी जब डायरेक्टली स्वयं बिना किसी इशूइंग हाउस के हेल्प के, बिना किसी एग्रीमेंट के जब पब्लिक ऑफर करती है तो वो सभी दायित्व कंपनी के बनेंगे। वो किसी भी मिस स्टेटमेंट, किसी भी मिसलीडिंग से, किसी भी फ्रॉड को नकार नहीं सकती है, वो सभी चीज़ों के लिए लायबल होगी। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि यदि कोई कंपनी है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बी कंपनी से, ए कंपनी ने बी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर दिया, और ये जो बी लिमिटेड कंपनी है ये इशूइंग हाउस है, निर्गमन ग्रह है, तो ए ने अपने शेयर्स बी लिमिटेड को दे दिए कि ये डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक ऑफर करे, और बी लिमिटेड ने एडवर्टीजमेंट इशू किया पब्लिक को और पब्लिक ने इसको परचेस किया, या इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे पब्लिक यहाँ तक शेयर्स जो उसको ऑफर हो रहे हैं उसको खरीदने के लिए फॉर्म भरती है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट रहेगा, ये जो विज्ञापन रहेगा, इसी को कहा जाएगा डीम्ड प्रॉस्पेक्टस ए कंपनी के लिए। ए कंपनी के लिए ये गर्भित प्रविवरण रहेगा और इस प्रॉस्पेक्टस में, चाहे इसको डीम्ड कहा जाए, वो सारे लायबिलिटीज ए कंपनी बियर करेगी जो वो नहीं करना चाहती थी, जिससे बचने के लिए उसने बी लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर्स इशू किए थे या अपना कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू अनुबंध करके इसने किसी इशूइंग हाउस को अपने शेयर दे दिए थे। तो यहाँ पर फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग से अब कोई भी कंपनी नहीं बच सकती है, चाहे वो किसी अदर कंपनीज के थ्रू मार्केट में शेयर क्यों ना बेच रही हो। तो इस तरह से इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस को जाना कि कितने तरह के प्रॉस्पेक्टस हो सकते हैं। तो उन प्रॉस्पेक्टस में हम लोगों ने देखा कि डीम्ड प्रॉस्पेक्टस विच इज मेंशन अंडर द 25 सबसेक्शन, देन सबसेक्शन 1 या क्लॉज 1। उसके बाद देखा हम लोगों ने सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के साथ में अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस, और अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस के साथ में हम लोगों ने पढ़ा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो ये हम लोगों ने 4 तरह के प्रॉस्पेक्टस पढ़े। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस मेंशन अंडर द एक्ट 31, आफ्टर दैट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 32 and the abridged prospectus section 33 and the deemed prospectus, जो हम लोगों ने deemed prospectus भी पढ़ा था under the section 25 subsection 1. So stay tuned with me for the further videos. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.